हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल एग्जाम प्रिपरेशन। सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम प्रिपरेशन में स्वागत है। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त, दमदार और अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एलपी एग्जाम 2024 28 नवंबर आज शिफ्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, रेपो रेट अक्टूबर 2024 में क्या थी? चलिए बताइए, व्हाट इज द रेपो रेट अक्टूबर 2024? आपके ऑप्शन है 6.0%, 6.25%, 6.5% या 6.75%। तो इसका एड्रेस हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 6.5%। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। ये आप लोगों ने खुद सुना होगा, तो आप लोग इसको जान भी लें ताकि इसके बारे में आपसे अगर कभी प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग उसका सही उत्तर दें। तो जैसे रेपो रेट मतलब रेपो दर, तो यह वह ब्याज दर है जिस पर केंद्रीय बैंक मतलब जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देती है। रेपो दर का इस्तेमाल अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। रेपो दर बढ़ने पर बैंक अपनी ब्याज दरें भी बढ़ाते हैं। तो समझ में आया आपको कि रेपो दर क्या होता है? तो जैसे आपकी केंद्रीय बैंक, जैसे आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, कोई भी आपकी क्या है वाणिज्यिक बैंक है, तो उसको अगर पैसा उधार देती है तो जिस ब्याज पे देती है, तो जिस ब्याज जो ब्याज दर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट या रेपो दर कहते हैं। ठीक है, जो अभी कितनी है आप लोगों ने देखी है 6.50% है। ठीक है, अब हम लोग क्या बात करते हैं, इंग्लिश में बात कर लेते हैं। ठीक है, जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट वो भी देख लें। दिस इज द इंटरेस्ट रेट एट विच द सेंट्रल बैंक सच एज आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स मतलब उधार देती है मनी टू कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, एंड रेपो रेट इज यूज्ड टू कंट्रोल लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। व्हेन द रेपो रेट इंक्रीज बैंक्स आल्सो इंक्रीज देयर इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, व्हेन द रेपो रेट इंक्रीज बैंक्स आल्सो डॉट डॉट देयर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज इंक्रीज या रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब आपके रेपो रेट बढ़ता है तो जो बैंक होती है वो आपकी क्या करती हैं, अपने इंटरेस्ट रेट को भी इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, एंड अब बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। तो यह वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपने अतिरिक्त धन को केंद्रीय बैंक के पास रख सकते हैं। ठीक है, तो रिवर्स रेपो दर का इस्तेमाल बाजार में नकदी प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति होती है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देती है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या देखा कि जैसे आपकी वाणिज्यिक बैंक कोई है, उसके पास अतिरिक्त धन आ गया तो वो क्या करेगी? तो वो क्या करती है, आपकी जो सेंट्रल बैंक है जैसे आरबीआई, उसको क्या करती है, ये अतिरिक्त धन दे देती है एक रेट पर। तो वही रेट आपकी क्या कहलाती है? रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये रहा कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति आ जाती है, ठीक है, तो आरबीआई क्या करती है, रिवर्स रेपो रेट क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एंड आपका अगला क्या है, इंग्लिश में देख लेते हैं। दिस इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक कैन पार्क देयर एक्सेस फंड विद द सेंट्रल बैंक। रिवर्स रेपो रेट इज यूज टू कंट्रोल द कैश फ्लो इन द मार्केट व्हेन देयर इज द इन्फ्लेशन। ठीक है, मुद्रास्फीति इन द इकोनॉमी, आरबीआई आल्सो इंक्रीज द रिवर्स रेपो रेट। तो सीधी-सी बात इसमें ये है कि यह वह रेट है जिस पे आपका क्या करता है, जो आपका आरबीआई है, केंद्रीय बैंक, ठीक है, वो सीधे वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है। ठीक है, और रेपो रेट में क्या था, उधार देता था एक रेट पे। बस इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे ये बता ही दिया है कि अक्टूबर में रेपो रेट 6.50 है एंड रिवर्स रेपो रेट भी आपको याद रखना है कितनी, 3.35% है। ठीक है, तो देखो आरबीआई कितना चालू है कि देगा उधार 6.5% से और लेता कितने पे है, मतलब वाणिज्यिक बैंक दे कितने पे, 3.35% पे। तो ये आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट आपका क्या है, सरल आवर्ती गति में जब विस्थापन शून्य होता है तो गति ऊर्जा क्या होगी? दोस्तों, एक क्वेश्चन पे हम समय ले रहे हैं लेकिन उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदु भी आप लोगों को याद करवा रहे हैं जिससे कि आपसे अगर उससे कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग उसका इजीली आंसर दे दें। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे है, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो न्यूनतम, शून्य, अधिकतम, अपरिवर्तित मतलब मिनिमम, जीरो या मैक्सिमम या अनचेंज। तो आपका मैक्सिमम होता है जब आपका विस्थापन क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो आपका गतिज ऊर्जा क्या होगी, आपकी मैक्सिमम होगी। ठीक है,
अभी ये आपका जो है बिन इसके बारे में बताएँगे। पहले हम देख लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, ठीक? मतलब सरल आवर्त गति क्या है? तो देखिए, जब कोई वस्तु है, उस पे क्या करते हैं बल लगाते हैं, तो वो क्या करेगी? गति करेगी, सभी को पता है, ठीक है? तो उस बल की दिशा हमेशा क्या होती है इसमें मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब सरल आवर्त गति में विस्थापन के विपरीत होती है, ठीक है? तो अगर फ़ोर्स इस साइड लगा है, तो आपका विस्थापन आपके रिवर्स डायरेक्शन में होगा, ये आपको रखना है या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? तो इसमें क्या होता है जो इसका परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है टोटल, वो विस्थापन के समानुपाती होता है, तो ये आपको याद रखना है। इंग्लिश में बात करें, तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा आपका व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अंडर अ फोर्स, ठीक है? क्या होती है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर अ फोर्स सच दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट, क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है? ऑलवेज अपोजिट होती है टू द डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है? तो आपका क्या होता है? इट्स मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, बस यही आपका होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देख लीजिए यहाँ पे सरल आवर्त गति। अब यहाँ पे देखिए इसके सभी बिंदु महत्वपूर्ण है, याद रखना है आप लोगों को कि सरल आवर्त गति में कण की अधिकतम विस्थापन स्थिति पर उसकी गतिज ऊर्जा शून्य होती है, ठीक है? जब उसका विस्थापन क्या होगा आपका अधिकतम होगा, तो उसमें क्या होगी गतिज ऊर्जा शून्य होगी, लेकिन जब विस्थापन 0 होगा तो गतिज ऊर्जा क्या होगी आपकी आपकी मैक्सिमम होगी, ये आपको याद रखना है। अब कैसे? तो आपको फ़ॉर्मूला याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी का फ़ॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, ठीक है? यहाँ पे आपका जो एम वी है, वी आपका होता है आर ओमेगा के बराबर, ठीक है? यहाँ पे आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे आपका दरअसल हो जाता है क्या ओमेगा स्क्वायर, ठीक है? एंड यहाँ पे आपका ए स्क्वायर मतलब आपका आयाम होता है माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये आपको याद रखना है। तो आप या तो इस तरह से याद कर लें क्या कि आपका हाफ एम वी स्क्वायर होता है, या आपको इस तरह से याद रखना है हाफ एम मतलब मास होता है, यहाँ पे आपका ओमेगा मतलब आवृत्ति होती है, एंड यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो एक्स स्क्वायर है ये आपका डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। जब आपका एक्स स्क्वायर मतलब एक्स आपका जीरो होगा, तो यहाँ पे ये क्या देगा मैक्सिमम वैल्यू देगा, क्या देगा मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। तो यही आपका हो जाता है कि जब आपकी सरल आवर्त गति में क्या होता है कि जब कण की अधिकतम विस्थापन स्थिति हो तो इसमें गतिज ऊर्जा शून्य होती है, ठीक है? क्योंकि जो आपकी अधिकतम विस्थापन की स्थिति में x बराबर a हो जाता है, ठीक है? तो जब a हो जाएगा तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है वो 0 हो जाती है। बस आपको ये याद रखना है। और यहाँ पे क्या है आवर्त गति में माध्य की स्थिति में कुल ऊर्जा पूरी तरह से गतिज ऊर्जा होती है, एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन में चरम स्थिति पे कुल ऊर्जा पूरी तरह से स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है? ये आपको याद रखना है। एंड आपका क्या दिया है सरल आवर्त गति में अन्य स्थितियों में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा अंतर परिवर्तीय होती हैं। सरल आवर्त गति में तंत्र की कुल यांत्रिक ऊर्जा हमेशा क्या रहती है कांस्टेंट रहती है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट इनको याद रख लेना, रट लेना, ये मान के चलिए, ठीक है? ये बता ही दिया है। गतिज ऊर्जा का आपका फॉर्मूला हाफ एम स्क्वायर होता है। ये जो इंग्लिश वाले आपके हैं एस्पिरेंट वो देख लेंगे, ठीक है? तो ये जब मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा उसमें आप लोग देख लेना। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? हु वाज द विनर ऑफ आईपीएल 2024, ठीक है? नॉट डब्ल्यूपीएल, ये याद रखना है, यहाँ पे आईपीएल बात की रही है, ठीक है? इंडियन प्रीमियर लीग की। तो यहाँ पे बताना है कि जो आईपीएल 2024 इसका विजेता कौन था? चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल या कोलकाता नाइट राइडर। तो आप लोगों को तो आप लोग अच्छे से आईपीएल देखते होंगे जो मतलब क्रिकेट के फैंस हैं। तो इसमें आपकी जो कोलकाता नाइट राइडर्स है ये जीती थी, किसको हरा के? ये जीती थी सनराइजर हैदराबाद को हरा के, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है, एसआरएच हार गई थी, कोलकाता नाइट राइडर जीत गई थी। अब आपको आईपीएल के बारे में सभी बातें आपको क्या रखनी याद रखनी है जो हम बताने वाले हैं। आईपीएल मीन्स इंडियन प्रीमियर लीग, जिसकी शुरुआत 2008 ईस्वी में हुई थी। बात करें 2024 में इसका कौन सा सीजन था आपका? 17वां। 2025 में कौन होने वाला है? 18वां सीजन होने वाला है। बात की जाए 17वां सीजन जीता कौन? मतलब कोलकाता नाइट राइडर जीती, ठीक है? और बात की जाए आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट बिंदु यहाँ पे लिख भी दिया है, पर्पल कैप और ऑरेंज कैप। इस पे पर्पल कैप क्या होती है, ऑरेंज कैप क्या होती है, ये भी जान लीजिए। तो पर्पल कैप होती है उसको मिलती है जो सबसे अधिक क्या करता है विकेट लेता है, और ऑरेंज कैप उसको मिलती है जो सबसे अधिक रन बनाता है। तो ये मिली थी किसको? आपके मिली थी हर्षद पटेल को, और ऑरेंज कैप किसको मिली थी? विराट कोहली, किंग कोहली को, ठीक है? ये आपको याद रखना है। और ये भी आपको याद रखना है कि जो चैंपियन टीम है उसको कितने आपके रुपये मिले थे? तो इनको मिले थे 20 करोड़ रुपये, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? ये इंग्लिश में रहा आपका पर्पल कैप ऑरेंज कैप, ठीक है? ये आप लोग देख लेना। एंड नेक्स्ट आपका ये किसी चालक की लंबाई 3 गुना कर दी जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? इफ द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज ट्रिपल्ड, व्हाट हैपन टू इट्स रेजिस्टेंस? ट्रिपल्ड मतलब 3 गुना हो जाएगा, हाफ आधा हो जाएगा, अपरिवर्तित अनचेंज रहेगा या चौगुना हो जाएगा।
तो दोस्तों जिसको आपको पता होगा फॉर्मूला कि R बराबर आपका क्या होता है, रो L अपॉन A होता है। मतलब ये क्या है आपका रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, रो आपका क्या है रेजिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता, एल आपका क्या लेंथ है एंड ये आपका है एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं कि आर क्या है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, एल के। मतलब आपका आर है आपका अनुक्रमानुपाती लंबाई की, मतलब लंबाई बढ़ेगी तो आर बढ़ेगी, लंबाई जितने टाइम से बढ़ेगी उतने टाइम का आपका आर बढ़ेगा। तो यहाँ पे लंबाई की गई 3 गुना तो आर भी आपका हो जाएगा 3 गुना। बस ये आपको याद रखना है, ज़्यादा आपको इस तरह से नहीं करना है कि आर अनुक्रमानुपाती एल है तो आर आपका पहले ये था, अब आपका क्या हो जाएगा, तो ऐसे लिखें आर वन अपॉन आर टू इजक्वल टू एल वन अपॉन एल टू। ठीक है, तो इस तरह से आप ज़्यादा नहीं टाइम लगाना है कि एल की वैल्यू यहाँ पे रखें 3L। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि आर जितने टाइम से हो जाएगा उतने टाइम आपको एल भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेंथी हो जाएगा, फिर इसमें टाइम भी आप लोगों का जाएगा। नेक्स्ट आपका गोलीय दर्पण की ध्रुव क्या है और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं ये बताना है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर कार्ड। आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी फोकल लेंथ, ध्रुव दूरी पोलर डिस्टेंस या ऑप्टिकल दूरी। चलिए बताइए, तो देखिए ये आपका मैंने कोई भी मन बता बना दिया, जैसे आपका ये कौन सा होगा, आपका अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, पोल हो गया, यहाँ पे आपका फोकल हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो फोकल है एंड ये जो है आपका ध्रुव। ठीक है, तो इसके बीच की जो दूरी कहलाती है वो फोकस दूरी कहलाती है, जिसे स्मॉल एफ कहते हैं। ठीक है, ये आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल है इसके बीच की जो दूरी कहलाती है वो क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसे हम कैपिटल आर से दिखाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि कैपिटल आर और रिलेशन आपसे पूछ लिया जाता है एफ के बीच में। तो यहाँ पे आप देख लीजिए आर क्या है, एफ का आपका क्या है, आप बोल सकते हैं कि आर जो है वो 2 टाइम्स ऑफ एफ है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप लोग इजिली अब आसानी से उत्तर दे दिया करेंगे कि जो आपकी गोलीय दर्पण के ध्रुव और जो आपके फोकस है उसके बीच की दूरी आपकी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, तंत्रिका आवेग में विद्युत आवेश किसके कारण उत्पन्न होता है। व्हाट केजेस द इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ नर्व इम्पल्स, प्रोटीन आयन लिपिड या कार्बोहाइड्रेट। तो आप लोग तो इसका आसानी से उत्तर दे सकते हैं, जिस हिसाब से मैंने एमसीक्यूज में ऑप्शन रखे, तो आयंस के कारण ये उत्पन्न होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख भी दिया है कि तंत्रिका आवेग न्यूरॉन की प्लाज्मा झिल्ली में विद्युत आवेश में अंतर के कारण होता है। ठीक है, तो नर्व इम्पल्स इज केस्ड बाय डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल चार्ज अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, मिशन वात्सल्य योजना कब शुरू हुई और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो व्हेन वाज मिशन वात्सल्य लॉन्च्ड एंड व्हाट इज इट्स मैन ऑब्जेक्टिव। आपके ऑप्शन है 2008, 2009 वृद्धजनों की सहायता करना, 2009-10 बच्चों की कल्याण और पुनर्वास, 2010-11 युवाओं की सशक्तिकरण एम्पावरमेंट ऑफ यूथ, या 2011-12 महिला सशक्तिकरण। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों के कल्याण और पुनर्वास के लिए, और 2009-10 में ये आपकी योजना शुरू हुई थी। ठीक है, तो वेलफेयर एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड इट वाज स्टार्टेड इन 2009 टू 10। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, देश की पहली तेजस महिला, ठीक है, पायलट कौन बनी है। चलिए बताइए, देश की पहली तेजस महिला पायलट कौन बनी है जो 18वीं फ्लाइंग बुलेट का उड़ाएंगी फाइटर जेट। Who become India's first Tejas woman pilot who will fly the 18 flying bullet fighter jet। आपके ऑप्शन है भावना कंठ, मोहना सिंह, तान्या शेरगिल या भावना गोड बोले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहना सिंह। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद भी रखना है। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, क्या वोमेन्स आईपीएल की दूसरी सीजन की विजेता टीम कौन थी। हु वाज द विनर ऑफ द सेकेंड सीजन ऑफ वोमेन्स आईपीएल। मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, दिल्ली कैपिटल्स या यूपी वॉरियर्स। तो आपको याद रखना है कि जो आपका वोमेन्स आईपीएल हुआ है 2024 में, इसकी जो आपकी विजेता टीम रही वो रही है क्या, आरसीबी। ठीक है, और बात करें ये वोमेन्स आईपीएल या बात कर सकते हैं डब्ल्यूपीएल, ठीक है, महिला जो प्रीमियर लीग है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2023 में हुई थी। और पहला सीजन आपकी मुंबई इंडियंस की टीम जीती थी और दूसरा आपकी रॉयल चैलेंजर की
बेंगलुरु की टीम जीती थी, ठीक है? ये भी आपको याद रखना, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है? एंड नेक्स्ट आपका ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? हाउ मेनी टोटल मेडल डिड इंडिया विन इन द 2024 ओलंपिक? 4, 5, 6 या 7? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 6, जिसमें से आपकी क्या थे? यहाँ पे गोल्ड, यहाँ पे आपका होता है सिल्वर, यहाँ पे होता है ब्रॉन्ज। गोल्ड तो 0, एक भी नहीं मिला था इंडिया को, लेकिन सिल्वर आपके 5 मिले थे और ब्रॉन्ज आपके 1 मिले थे। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो ये आपके पदक थे। एंड नेक्स्ट इसी में हम बात कर लेते हैं थोड़ा पैरा ओलंपिक में, कि पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, क्योंकि ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपके जीते थे 29 पदक, ठीक है? जिसमें से आपके गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज कितने थे? तो आपके स्वर्ण पदक थे 7, ठीक है? एंड आपके जो सिल्वर मतलब आपके रजत होते हैं, ठीक, वो आपके कितने थे? 9। एंड आपकी बात करें ब्रॉन्ज कितने थे? तो आपके 30, मतलब कांस्य पदक आपके 13 थे, ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना है। बात करें 2024 में आपका ओलंपिक हुआ कहाँ है? तो ये आपका पेरिस ओलंपिक था, ठीक है? नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सी स्थिति में कार्बन सीधी प्रतिक्रिया नहीं करती? मतलब बताना है कि कार्बन किसके साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। अंडर विच कंडीशन डज कार्बन नॉट रिएक्ट डायरेक्टली? एसिड एंड वाटर, ऑक्सीजन एंड अमोनिया, या आपका हाइड्रोजन एंड सल्फर, या नाइट्रोजन एंड फास्फोरस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिड एंड वाटर, ठीक है? अगर मान लिया आपका वाटर भी हो तो वो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो कार्बन है डायरेक्ट वाटर के साथ क्या करती है? रिएक्शन नहीं करती है, ठीक है? एंड आपका अगला क्वेश्चन है सल्फर की रासायनिक प्रतिक्रिया का सही वर्णन क्या है? तो व्हाट इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑफ सल्फर? ऑक्सीजन के साथ तेज प्रतिक्रिया करती है, रिएक्ट्स वाइगरसली विथ ऑक्सीजन, केवल क्षार के साथ अपक्रिया करती है, रिएक्ट्स ओनली विथ एल्कलीज, या धातु और धातु दोनों के साथ अपक्रिया करती है, रिएक्ट विथ बोथ मेटा एंड नॉन मेटा, कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जो सल्फर है वो धातु और धातु दोनों के साथ अपक्रिया करती है, अपक्रिया करती है, ठीक है? और बात क्या आपकी ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करती है, तो बात एकदम सही, लेकिन तेजी से करती है ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है? तो ऑक्सीजन के साथ तो क्रिया करती है और क्या बनाती है? सल्फर ऑक्साइड बनाती है, एकदम बात है, लेकिन तेजी से नहीं करती। केवल क्षार के साथ अपक्रिया करती है, ये तो बात फिर गलत हो जाएगी, जब अगर धातु और धातु से भी करती है, ऑक्सीजन के साथ करती है, ठीक? तो आपको पॉइंट को भी अच्छे से देखना है, विकल्प को क्या लिखा है उसमें। एंड नेक्स्ट आपका है विच प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट, नॉट वाटर। यहाँ पे याद रखना है वाटर की बात नहीं की गई है, फूड की बात कही गई। तो निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में भोजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार तक है? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, या पेरेनकाइमा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम, ठीक है? तो जो आपकी फूड है उसके लिए फ्लोएम आप पी से थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, पी और एफ का थोड़ा सा, ठीक है? तो आप फ्लोएम हो जाएगा। और बात करें आपका जाइलम, तो जाइलम आपका जल, ठीक है? जैसे जाइलम होता है और जैसे आपका जल होता है, तो जाइलम आपका जल का परिवहन करता है, या ठीक है, या कुछ महत्वपूर्ण आपके क्या बोलते हैं उन्हें, घुले हुए खनिज, ठीक है? उसका भी क्या करता है? परिवहन करता है, ठीक है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट बिंदु है, इनको भी याद रखना है। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज रेफर टू एज द बिल्डिंग ऑफ अ प्लांट सेल? पौधे की कोशिका का ढांचा किसे कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, या साइटोप्लाज्म? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति, ठीक है? तो जो आपकी कोशिका भित्ति है, इसे हम क्या कहते हैं? पौधे की कोशिका का ढांचा। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर is typically present in a यूकेरियोटिक सेल, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रक्चर एक सामान्य यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है? 1 न्यूक्लियस, 2 सेंट्रोइड सेंट्रोइल्स एंड मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया, एक नाभिक, 2 सेंट्रियोल और कई माइटोकॉन्ड्रिया, 2 न्यूक्ली, 1 सेंट्रियोल एंड 1 माइटोकॉन्ड्रिया, या 1 न्यूक्लियस, 1 ईआर एंड मतलब ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है? एंड नो एंडोसोम्स। एंड नेक्स्ट आपका क्या है? आपका है 2 न्यूक्लियर एंड 2 ईआर एंड स्कोर्स ऑफ राइबोसोम। तो याद रखना जो यूकेरियोटिक होता है उसमें क्या आपका होता है? 1 न्यूक्लियस होता है, एक नाभिक होता है, 2 सेंट्रियोल होते हैं, 2 सेंट्रियोल होते हैं एंड आपके मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये आपके यूकेरियोटिक में पाए जाते हैं। एंड नेक्स्ट आपकी एनपीएस जो वात्सल्य योजना है, इसके तहत कितनी अधिकतम राशि दी जा सकती है? तो व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट फॉर अंडर द एनपीएस वात्सल्य योजना? तो आपका यहाँ पे 50,000, 2 लाख, 1.5 लाख एंड 2 लाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.5 लाख, ठीक? यहाँ पे होगा 2.5 लाख, मतलब 2,50,000 रुपये आपके एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत दी जा सकती है, मतलब इसकी अधिकतम राशि बढ़ाई जाती है धीरे धीरे, ठीक है? आपके ईयर वाइज। तो ये तो आपका विकल्प के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आपका राइट विकल्प है। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो रही है।
जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे। तो सभी को वंदे मातरम, जय हिंद।